हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आपको पता है हम लोग 500 प्रश्नों की जो श्रृंखला स्टार्ट की थी, उसका आज हम 7वां वीडियो लेकर आए हैं, जो जीके जीएस के प्रश्नों से यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी के सभी होते हैं, जो आपके एग्जाम यूपी पुलिस यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 25 प्रश्न करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न पहला क्या है बताइए। क्या निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता था, यानी कि फलक संस्कृति किसे कहा जाता है? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल यानी कि उच्च पुरापाषाण काल, या हड़प्पा पुरापाषाणकालीन संस्कृति। देखिए, सबसे पहले जब हम पाषाण काल पढ़ते हैं, फिर उसमें पुरापाषाण काल में हम तीन पुरापाषाण काल जब पढ़ते हैं, पुरापाषाण काल में हम 3 काल देखते हैं। ठीक है, तीनों कालों को कुछ ना कुछ नाम से जाना जाता है। फलक संस्कृति क्या थी? देखिए, फलक संस्कृति में क्या होता था, जो औजार होते थे, औजार औजार जो होते थे, ये पत्थर के औजार थे, और पत्थर के औजारों को क्या होता, छील कर बनाया जाता था। कैसे सर? छील कर बनाया जाता था, और ये कैसे हो जाते थे? छोटे हो जाते थे। ठीक है, छोटे, तो इनके मतलब फलक की आकृति देते थे। और ये जो विशेषता रही है, ये सर मध्य पुरापाषाण काल संस्कृति की रही है। और ये कई बार आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न आया है कि किसकी विशेषता रही है फलक संस्कृति, तो आप क्या बोलेंगे सर? मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति की ये विशेषता रही है। ठीक है, तो दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गुप्त साम्राज्य द्वारा, देखिए इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर्स के कुछ नए क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो भी बाकी स्ट्रैटेजी के हो गया या हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, वो सभी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम कैसे करेंगे? प्रीवियस ईयर, वहाँ की करंट अफेयर इसी की होगी। ठीक है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी? देखिए, मैं बात करूं अगर कर रहित भूमि की, तो कर रहित भूमि जो थी, ये सबसे पहले किसने स्टार्ट की? तो सबसे पहले आप कर रहित भूमि जो देखते हैं, मौर्योत्तर काल में सातवाहनों ने ये व्यवस्था स्टार्ट की थी। ठीक है, किसने? सातवाहनों ने ये व्यवस्था स्टार्ट की थी। और किसको कर मुक्त भूमि दी जाती थी? ब्राह्मणों को ये कर मुक्त भूमि दी जाती थी। ठीक है, अच्छा, सातवाहनों ने सबसे पहले ब्राह्मणों और जो बौद्ध भिक्षुओं थे उनको ज़्यादा देने की क्या की, ये व्यवस्था स्टार्ट की। फिर बाद में गुप्त काल में क्या हुआ, ब्राह्मणों को भूमिदान देने लगी। और ये जो भूमिदान दी जाती थी, इस भूमि को क्या कहते थे? ये कई बार आपके एग्जाम में आया है। तो इस भूमि को अग्रहार कहा जाता था, आपको याद रखेंगे। ठीक है, क्या होता था? अग्रहार कहा जाता था। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में अग्रहार शब्द किसके लिए जाना जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? सर, ये ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्ति भूमि थी। ठीक है, इसकी शुरुआत सातवाहन काल में हुई, उसके बाद ये जोरों शोरों से गुप्त काल में बहुत ऊपर तक गई। ठीक है, और तभी आप क्या देखते हैं सर, यही ब्राह्मण बाद में जब आप गुप्त काल का पतन देखते हैं, सर क्या होता है? जब गुप्त काल का पतन देखते हैं, तो गुप्त काल के पतन के बाद फिर क्या होता है, वही आप देखते हैं कि कन्नौज का थानेश्वर वंश में आते हैं। आप अलग अलग वंश पढ़ते हैं, जैसे फिर मोखरी वंश हो गया, कई वंश आप पढ़ते हैं, तो वो इसी ना इसी का कारण रहा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी। बाकी गुप्त काल के बारे में आपने बहुत अच्छे पढ़ा होगा। गुप्त काल के बेहतरीन शासक के बारे में आपको सबसे पहले पढ़ना है समुद्रगुप्त। समुद्र के गुप्त के बारे में आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में आपको पढ़ना है। किसके? विक्रमादित्य के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में इनसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग क्या लगाएंगे? स्टार लगाएंगे। बात करेंगे सर हम बुकर सम्मान की, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी। बुकर सम्मान की जो पहली बार शुरुआत होती है वो 1969 से ये दिए जा रहे हैं। ठीक है, 1969 से दिए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर अरुंधति राय को, ये जो पहली महिला थी वो अरुंधति राय थी, और इनको किसके लिए दिया? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। किसके लिए सर? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए दिया गया, और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, स्मॉल थिंग्स। ठीक है, थिंग्स के लिए दिया गया। तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा है ये सब कब दिया गया, तो क्या बोलेंगे? ये दिया गया था आपको इनको 1997 में। ठीक है, 1997। क्या ये अकेली ही नहीं, इससे पहले भारत में कई, जैसे किरण देसाई हो गए और सलमान रश्दी के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब और भी आगे हम समझते हैं सलमान रश्दी, आपके बारे में, इनके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। सलमान रश्दी जो है, सलमान रश्दी को कब दिया गया? यही बुकर पुरस्कार दिया गया था, आपको हमेशा याद रखना, 1981 में सलमान रश्दी को दिया गया। ठीक है, किसके लिए? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। किसके लिए सर? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए दिया गया था, आपको याद रखना। ठीक है, अच्छा, अभी हाल ही में 2008 में, कब सर? 2008 में आप कहेंगे अरविंद अडिगा, हालांकि हाल ही का नहीं है, फिलहाल जो अभी नवीनतम है। ठीक है, अरविंद अडिगा, याद रखेंगे, अरविंद अडिगा को दिया गया। अडिगा, और आपने इनकी बुक तो सुनी होगी, कौन सी? द वाइट टाइगर। कौन सी सर? द वाइट टाइगर। ठीक है, समझेंगे, द वाइट टाइगर। ठीक है, आपको इनके बारे में याद रखना। बाकी इसमें किरण देसाई का भी नाम आता है, उनको भी आपको पढ़ लेना है, मैंने आपको 2-3 बता दिए। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? अरुंधति राय को 1900 कब मिला? 1997 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या होगा राइट आंसर? क्या रहा? ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है। क्या रहा? ब्लीचिंग पाउडर
ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपको हमेशा याद रखना, जब आप ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं तो जो क्लोरीन होती है, क्लोरीन को क्या करते हैं, क्लोरीन को शुष्क चूने से क्या होता है, गुजारना पड़ता है। किसके लिए सर? शुष्क चूने से गुजारना पड़ता है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। तो दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत में 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? देखिए 1613 से पहले 1611 में एक फैक्ट्री इन्होंने लगाई थी, जो कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में लगाई थी। ठीक है, कहाँ पर सर? मसूलीपट्टनम में लगाई थी, आपको याद रखना। ठीक है, मसूलीपट्टनम में लगाई थी, आपको याद है कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। उसके बाद 1613 में इन्होंने क्या लगाई? सूरत में लगाई। और ये दोनों में फरमान किसका था? जो जहांगीर के फरमान के आधार पर। ठीक है, जहांगीर से फरमान जारी करके इन्होंने ये फैक्ट्रियां लगाई थी। ठीक है, अच्छा आपने इसे बारे 1611 में ये हुआ। अच्छा 1615 में ये आप ने तो पढ़ा होगा कि 1615 में क्या हुआ? 1615 में जहांगीर के दरबार में सर वो कौन आया था? अभी इंग्लिश खान की जिसे उपाधि दी गई थी, मुझे नाम इस वक्त नहीं आ रहा है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मेरे दिमाग से देखिए स्लिप हो गया फिलहाल। वो आए थे, दो आए थे। ठीक है, उनके दोनों का नाम उनको इंग्लिश खान की उपाधि दी जहांगीर ने। आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखेंगे, मेरे दिमाग से इस वक्त स्लिप हो गया, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, 1615 में आए थे, आपको याद रखना। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर सूरत होगा। ठीक है, चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की पहले हम बात कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर मैं स्थापना की बात करूं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना होती है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा, एक बार नहीं। तो 1946 में 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो द हेग में इसका मुख्यालय। कहाँ सर? द हेग में इसके मुख्यालय हो जाता है। और इसकी जो न्यायाधीशों की संख्या वो कितनी है? तो न्यायाधीशों की संख्या 15 हो जाएगी। उनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? द हेग में इसका मुख्यालय हो जाएगा। और भैया ये भी बात आपको याद रखनी है कि इसकी जो स्थापना होती है वो 1946 में किसकी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना होती है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी। 15 क्या हो जाएंगे? न्यायाधीश हो जाएंगे। क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, क्या निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया था? बात करेंगे सर किसकी? तो नौरोज त्योहार किसने स्थापित शुरू किया था? तो कहेंगे बलबन ने। बलबन की बात करेंगे तो बलबन का शासनकाल सबसे पहले आपको याद रखना है। तो बलबन का अगर शासनकाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या बोलेंगे? 1266 पर गद्दी पर बैठा था। और इसकी मृत्यु कब होती है? तो आप कहेंगे सर 1286 में इसकी मृत्यु होती है। ठीक है, सबसे पहले जो इल्तुतमिश ने चालीसा दल का गठन किया था, इसने चालीसा दल को क्या किया? चालीसा दल को इसने समाप्त कर दिया। ठीक है, रक्त और लौह की नीति अपनाई, आपको पता होगा। रक्त और लौह की नीति अपनाई, रक्त और लौह की नीति अपनाई। सजदा पागोस शुरू किया था, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, और भी आपको याद है राजत्व का देवी सिद्धांत दिया था, यानी कि राजा को सबसे ऊपर इसने बनाया। एक और बात जो आपके एग्जाम में छपने वाली होती, इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। किसकी सर? गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी, जिसे क्या कहा जाता था? वारिद ए मुमालिक कहा जाता था। ठीक है, वारिद ए मुमालिक कहा जाता था। ये बात याद रखें, मुमालिक। ठीक है, वारिद ए मुमालिक कहा जाता था। ये बात आपको याद है, वारिद ए मुमालिक कहा जाता है। किसे? गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए इल्तुतमिश की बात करेंगे सर। 1211 में गद्दी पर बैठते हैं और क्या करते हैं? 1211 में इक्ता व्यवस्था शुरुआत करते हैं, जो आपके एग्जाम में कई बार आई है, इक्ता व्यवस्था। और चालीसा दल का गठन भी करते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साइंस का एक और रहा, कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 25 प्रश्न करने वाले हैं। 25 में से आपका स्कोर कितना रहता है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पिग्नोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पिग्नोमीटर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, कि चुंबकीय चालन घनत्व की इकाई क्या होती है? ठीक है, चुंबकीय चालन घनत्व की इकाई क्या होती है? अगर चुंबकीय प्रवाह की इकाई बूझी जाती है, क्या बोलेंगे सर? चुंबकीय प्रवाह की इकाई अगर आपसे पूछे, चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या होती है? वेबर होती है। और वहाँ की टेस्ला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, टेस्ला। और न्यूटन ने तो बल का मात्रक है, तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? टेस्ला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और राइट आंसर क्या है? सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कि रहा है फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया था? ये तो आपको रटा होगा, बहुत बार एग्जाम में आया है, तो आपको बताना है कि रहा फ्रैंक व्हिटल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो मैं कहूंगा फ्रैंक व्हिटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। किसका सर?
जेट इंजन का आविष्कार किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? चौथा इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही शानदार प्रश्न होगा आपके एग्जाम के लिए। ये छपने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न दिखाता हूं आपको, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? और ये प्रश्न इतनी बार आपके एग्जाम में आया है कि आप कह नहीं सकते। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे ऊपर आप अगर देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको विंध्य श्रेणी देखने को मिली। कौन सी? ये आपके एग्जाम में क्रम भी कई बार आया है, इसकी आपसे क्रम दे दिया कि उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण की या दक्षिण से ऊपर की ओर मिलाइए। तो उत्तर से मैं शुरू कर रहा हूं, विंध्य सबसे ऊपर देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद जब आप आएंगे तो आपको नर्मदा नदी देखने को मिलती है। फिर कौन सी? एक नदी देखने को मिलेगी जिसे आप क्या कहते हैं सर? नर्मदा कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्मदा नदी आप कहते हैं, ठीक है। नर्मदा नदी देखने को मिलती है। उसके बाद आप देखते हैं तो उसके बाद में आपको सतपुड़ा पर्वत देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है सर? सतपुड़ा पर्वत देखने को मिलता है। आपको याद है क्या देखने को मिलता है? सतपुड़ा। और सतपुड़ा के बाद सबसे अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो सबसे अंत में आप कहेंगे, सबसे अंत में ताप्ती नदी देखने को मिलेगी। कौन सी सर? ताप्ती नदी देखने को मिलेगी, आपको याद है, ठीक है। तो ये बात आपको क्रम भी याद रखना, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है जो आपके एग्जाम में सीधा पूछा गया है। तो हमने क्या देखा सर? ये हमारी नर्मदा रही और ये ताप्ती रही, इन दोनों के बीच में आपका सतपुड़ा स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। सतपुड़ा, ये बात हम आपको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको और भी बताता हूं, अगर आपके एग्जाम में सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है धूपगढ़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़ हो जाएगी। और हमेशा आपको याद रखना सतपुड़ा एक भाग में नहीं, सतपुड़ा में मैकाल पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। अमरकंटक वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो भी सतपुड़ा में देखने को मिलती हैं। मैकाल पर्वत और महादेव की पहाड़ियाँ ये सभी सतपुड़ा का ही भाग है, ठीक है। अच्छा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी बोली जाए तो क्या बोलेंगे सर? गुरु शिखर। क्या बोलेंगे? गुरु शिखर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गुरु शिखर होगा, ठीक है। चलिए, और सह्याद्री ये क्या है? सह्याद्री जो हो ये पश्चिमी घाट को दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट को ही हम सह्याद्री कहते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, नर्मदा ताप्ती के बारे में आपने बहुत अच्छे से पता होगा। नर्मदा ताप्ती एक ऐसी नदियां है जो कहां पर सर? भ्रंश घाटी में बहती हैं, यानी कि रिफ्ट घाटी में बहती हैं। किसमें बहती हैं? रिफ्ट घाटी में बहती हैं। और काहे का निर्माण करती हैं भैया? ये कहां पर? अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर में गिरती हैं तो सर डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो फिर क्या? ज्वारदन मुख बनाती हैं। क्या सर? ज्वारदन मुख, यानी कि सेंचुरी का निर्माण करती हैं। चलिए अगला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा कौन सा बंदरगाह काली मिर्च के लिए निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? काली मिर्च के निर्यात के लिए जाना जाता। और काली मिर्च का एक और नाम क्या है? तो आपने काली मिर्च का एक और नाम पढ़ा होगा जिसे हम लोग यवन प्रिय के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? ये यवनों को इतना प्रिय थी, यवन मतलब जो हिंद यूनानी आए थे उन्हें यवन कहते हैं, तो यवन प्रिय भी क्या कहा जाता है? आपको काली मिर्च को याद रखेंगे। ये कलिकट, कलिकट पर 1498 में क्या कौन आया था? कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना, वास्को डी गामा, ठीक है। चलिए, कलिकट में क्या होता था? कलिकट से व्यापार होता था, किसका? काली मिर्च का। आपको बहुत अच्छे से दोस्तों याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए राइट आंसर हो जाएगा कलिकट, ठीक है। काली मिर्च का कहाँ से? कलिकट से होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ पर है? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत में संविधान में कहाँ पर है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, चौथी अनुसूची में है, मौलिक अधिकारों में या प्रस्तावना में, ठीक है। चलिए, तो कल्याणकारी राज्य बनाने की जो बात की गई है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। और इनका आर्टिकल में बात करूँ तो 36 से 51वें आर्टिकल में इनकी चर्चा की गई है। और भाग की बात करूँ तो भाग 4 में इनकी चर्चा की। कौन से? भाग 4 में इनकी चर्चा है। और कोई भी राज्य चाहे तो इन अपने यहाँ इनको लागू कर सकता है। जैसे आर्टिकल 44 आपने समा होगा, समान सिविल संहिता, जिसे गोवा ने अपने यहाँ लागू किया। किसने? गोवा ने अपने यहाँ लागू किया। तो कल्याणकारी राज्य की ये बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक चौथ। अगर चौथी अनुसूची की बात करें तो यहाँ पर सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों के बंटवारे की बात की गई है, ठीक है। अगर मैं मौलिक अधिकारों की बात करें तो आपने बहुत अच्छे से पता होगा 12 से 35 तक इनकी चर्चा की गई है। और भाग हमारे 3 में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे उच्चतम है? तो सब देखिए, सबसे अगर साक्षरता दर सबसे उच्चतम बूझी जाती है तो सबसे जो उच्चतम थी वो आपकी गौतम बुद्ध नगर की थी। कहाँ पर सर? गौतम बुद्ध नगर की थी। गौतम बुद्ध नगर की थी। आपको जो ऑप्शन में दिया नहीं गया है तो उसके बाद आप कहाँ बनाएंगे? फिर दूसरे नंबर में कानपुर में, ठीक है, कानपुर में। और सबसे ज़्यादा पुरुष जो है, पुरुषों में अगर वैसे कुल जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर की ज़्यादा, लेकिन पुरुषों में किसकी है? गौतम बुद्ध। और महिलाओं में बूझी है तो महिलाओं में किसकी सबसे ज़्यादा है? तो कहेंगे कानपुर में महिला, ठीक है। महिला जो है सबसे ज़्यादा कानपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कानपुर में होगा। ये बात आपको याद है। गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा घनत्व आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा आपका जिला कौन सा हो जाए क्षेत्रफल में अगर सबसे बड़े जिले की बात करें तो सबसे बड़ा जिला आपका सोनभद्र हो जाएगा, क्लियर है। क्या सॉरी सोनभद्र क्या, आई एम सॉरी, लखीमपुर। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर के बाद आपका कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र। कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर के बाद सोनभद्र हो जाएगा। और सोनभद्र के बाद कौन सा हो जाएगा? हरदोई, ठीक है। 1 मिनट, क्या हो जाएगा सर? हरदोई हो जाएगा, ठीक है। चलिए हरदोई,
हरदोई। अगर मैं सबसे ज़्यादा वन बूझूं यूपी में तो क्या आप बोलेंगे? सोनभद्र में। सबसे ज़्यादा वन भी कहाँ पर मिलते हैं? सबसे ज़्यादा वन मिलते हैं सोनभद्र में, और दूसरे नंबर में लखीमपुर में मिलते हैं। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अगर मैं भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की बात करूँ तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति यानी कि भारत के महान्यायवादी की चर्चा आर्टिकल 76 में हमारे की गई। आर्टिकल 76 में कहा गया कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी का मतलब क्या होता है? तो महान्यायवादी मतलब भारत सरकार का वकील। ठीक है, और इसकी जो मतलब नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य धारण करता है। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि उत्तरी मैदानों में गंगा नदी निम्नलिखित में से कहां से होकर नहीं गुजरती है? लट्टू सवाल है, लेकिन अगर सोच नहीं पाए तो आपका गलत हो जाएगा। क्या उत्तरी मैदानों में गंगा निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है? लखनऊ, हरिद्वार, इलाहाबाद या पटना? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बिल्कुल लट्टू सवाल है, लेकिन समझने भैया वाला है। तो आपको हमेशा याद रखना है, आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो लखनऊ है आपका कहाँ पर है? गोमती नदी पर। कहाँ पर है? गोमती नदी पर है। और इसी के साथ आपका जौनपुर भी कहाँ पर है? तो जौनपुर भी आप कहेंगे गोमती नदी पर है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी आपका इलाहाबाद हो गया, हरिद्वार हो गया, पटना हो गया, ये आपके कहाँ पर गंगा नदी में देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ से गंगा नदी होकर जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न, एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत में सर्वोच्च कानून किसे माना गया? और ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आया कि भारत में सर्वोच्च कानून किसे माना गया। तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा, भारतीय संविधान को माना गया। तो पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, भारत में सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन के बारे में बताता? देखिए सरल आपको एक आर्टिकल याद रखना। मैं सरल की ट्रिक देता हूँ। क्या होगा? सरल से क्या है समझिए। सा से आपका संसद हो जाएगी। ठीक है, संसद हो जाएगी। रा से आपकी राज्यसभा हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? राज्यसभा हो जाएगी। ठीक है, और ला से आपका सरल हो, ये ला से क्या हो जाएगी? ला, एक मिनट लिख रहा हूँ मैं आपसे सही से। ठीक है, ला से क्या हो जाएगी? ला से लोकसभा हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? ला से आपकी लोकसभा हो जाएगी। ठीक है, लोकसभा हो जाएगी, याद रखेंगे। ठीक है, इनके आर्टिकल की बात करूं तो 79 में हो जाती है, ये आपके 80 में हो जाती है, और ये आपके 81 में हो जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 79 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 79 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो आपके संसद। अगर संसद के अंग की बात करें तो संसद के अंग कितने हैं? 3 हो जाएंगे। और अगर सदन की बात करें तो संसद में सदन 2 ही हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन अंग कितने हैं? 3, उसमें राष्ट्रपति भी जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या हाल ही में, अब करंट के क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखे, अब करंट के कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं कि रहा है हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद की अध्यक्ष के रूप में किस का कार्य 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? आपको बताना है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो एशियाई क्रिकेट परिषद की मैं बात करूं तो आपको हमेशा याद रखना, इसकी स्थापना जो हुई थी, एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना 1983 में हुई थी। ठीक है, इसके मुख्यालय की बात करूँ तो श्रीलंका में इसका मुख्यालय हो जाएगा। कहाँ पर? श्रीलंका में इसका मुख्यालय हो जाता है, आपको याद रखना है। और जैसा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मैंने करंट अफेयर्स भी इसमें ले ली है, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि मालदीव सरकार द्वारा किस खिलाड़ी को स्पोर्ट आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, कि रहा है मालदीव सरकार द्वारा किस खिलाड़ी को स्पोर्ट आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आपको बताना है। तो दोस्तों इस वीडियो में 25 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा आप हमें ज़रूर बताएंगे। वीडियो को आपने उम्मीद है पूरा देखा होगा और बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चनों को समझा होगा, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये थे। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर सुरेश रैना होगा, याद रखेंगे। ठीक है, सुरेश रैना दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ब्रह्मोस मिसाइल के किस संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? मतलब जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस कैसी एक मिसाइल? ब्रह्मोस पहली बात आपको ये याद रखनी, ये सुपरसोनिक मिसाइल है। कैसी है? सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल है। और कैसी है? सतह से सतह में मार करती। कैसी सर? सतह से सतह में मार करती है, ये बात आपको याद रखनी ब्रह्मोस। और हाल ही में इसका क्या हुआ? अंडमान और निकोबार में इसका मतलब मिसाइल का क्या हुआ? संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। कहाँ? अंडमान और निकोबार में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा है भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय शुरू किया है? क्या भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय शुरू किया? ठीक है, अगर श्रीलंका से मैं बात करूं, श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी होती है? तो मैं बात करूंगा मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका की बात कौन सी होती है? मित्र शक्ति। मित्र शक्ति आपको नहीं भूलनी, मित्र शक्ति। ठीक है, अच्छा
तो सेल्सियस इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लामितीय जो है ये सेल्सियस के साथ शुरू की है और मित्र शक्ति श्रीलंका की बात होती है। अगर मैं सूर्य किरण बूझूं, जो आपके एग्जाम में कई बार आई है, कौन सी सर? सूर्य किरण। तो सूर्य किरण आपको याद रखना है, सूर्य किरण जो होती है ये नेपाल और भारत के बीच होती है। संप्रीति अगर मैं बूझूं तो बांग्लादेश और भारत के बीच। ठीक है, संप्रीति याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा कोप 27 का आयोजन कहाँ होगा? कोप 27 जो है, कोप क्या है? कोप 27 जो है, हालांकि ये जैविक मतलब जैव विविधता से संबंधित है, तो राइट आंसर क्या होगा? इसका मिस्र में आयोजन होगा। कोप 27 का आयोजन कहाँ होगा? तो मिस्र में इसका आयोजन होगा। 2022 में ये होगा। कहाँ पर? 2022 में। एक मिनट मैं लिखता हूँ सही से। कब सर? 2022 में कोप 27 का जो आयोजन होगा वह मिस्र में होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और कह रहा है भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया है? देखिए 4 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के लगभग पूछे जाएंगे जो मैंने लिए हैं। ठीक है, तो भारत का पूर्ण महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? हैदराबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इस पर आप लोग इंपॉर्टेंट की मोहर लगाएं क्योंकि ये एग्जाम में आपके 110% आपको देखने को मिलेगा। भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो क्या बोलेंगे सर? हैदराबाद में ये आपको स्थापित किया गया। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न और एक ये पॉलिटी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा संविधान में कौन सा अनुच्छेद, ये गलत लिखा, कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति क्या करता है, मान लिया जैसे इसमें आपको और कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या है? 326 है, 352 है, 356 है, 355 है। तो क्या बोलेंगे? देखिए किसी भी राज्य में क्या करना है, किसी भी राज्य में आपको अपने हाथ में प्रशासन लेना है। तो यानी कि क्या लगाना पड़ेगा वहाँ पर? आपातकाल लगाना पड़ेगा। ठीक है, और आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन वहां पर जब लगा देंगे, 356 के आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति शासन वहां पर लग जाता है, तो वो राज्य राष्ट्रपति के प्रशासन के हाथों में आ जाता है। ठीक है, तो तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो 25 में से दोस्तों आपका स्कोर कितना रहा आप हमें लास्ट में ज़रूर बताएं। और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस बिल्कुल फोड़ेंगे आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं। बेहतरीन क्वेश्चन ऐसे लगातार आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। और पिछले वीडियोज़ आपने नहीं देखें तो उन्हें प्लीज़ ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।